सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता है तो दिल के अमराज जो हैं ये बढ़ते हैं। जी, जो झंग की मट्टी है ना वो बड़ी ज़रख़ेज़ है कि दिल के माहिर ही क्यों बने, कि दिल के मरीज़ की अलामात क्या होती हैं, वजूहात क्या होती हैं और उसका इलाज क्या है। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अदनान नूर। नाज़रीन, मेरी कोशिश हुई कि आपकी मुलाकात अहम शख्सियात से करवाई जाए। आज एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं कि मैं उन्हें फ़ख्रे झंग कहता हूं। जी हाँ, वो इसलिए ख़ास तौर पर कि आजकल दिल के मरीज़ जो हैं काफ़ी ज़्यादा हो रहे होते हैं। जैसे ही सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता है तो दिल के अमराज जो हैं ये बढ़ते हैं और जो मरीज़ हैं दिल के पहले ही उन्हें थोड़ी तकलीफ़ होती है। तो इस हवाले से मैंने आज कोशिश की कि फ़ख्रे झंग जनाब डॉक्टर अतर रऊफ़ राना साहब को अपने पास यहाँ हमने बुलाया है और इनसे बहुत सी बातें पूछेंगे और इन्हें अपने प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी, बहुत शुक्रिया शाह जी, थैंक यू वेरी मच। सर, सबसे पहले तो हमें बड़ी खुशी होती है कि आपका ताल्लुक़ झंग से है और मौज़ाबाग से आप एक मिडिल क्लास फैमिली से निकले और आज माशाल्लाह आपका नाम एक बड़े नामों में शुमार होता है और माहिर हैं आप दिल के अमराज के। और फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में आप हमें बड़े एक्टिव नज़र आ रहे होते हैं और बड़ी खुशी हो रही होती है कि झंग का एक नौजवान वहाँ मौजूद है और जो झंग के लोगों को भी बड़ा अच्छा डील कर रहे होते हैं आपको, तो ये हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। तो डॉक्टर साहब, क्या कभी सोचा था कि आप डॉक्टर बनेंगे? शाह जी, जो झंग की मट्टी है ना वो बड़ी ज़रख़ेज़ है। झंग में हमेशा जो है ना बड़े कॉम्पिटेंट किस्म के लोग वो पैदा किए हैं। वो चाहे आप ब्यूरोक्रेसी में देख लें, डॉक्टरी में देख लें, इंजीनियरिंग में देख लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी फ़ख्र है अपने झंगवी होने के ऊपर कि मैं इस सरज़मीन से बिलोंग करता हूँ और आज अपने लोगों को सर्व कर रहा हूँ। बाकी जहाँ तक ये है कि मुझे डॉक्टर बनने का बचपन से शौक़ था, जैसे बहुत सारे लोगों को है, तो ऐसा नहीं था, ऐसा बिल्कुल भी जो है। बस मैं चूँकि स्टार्ट में जो है वो फ़र्स्ट आता था क्लास में, तो इसी तरह फ़र्स्ट आते गए, एफएससी तक पहुँच गए। एफएससी में मैथ मुझे ज़रा बोरिंग सब्जेक्ट लगता था, तो इसलिए मैंने बायोलॉजी रख ली। जब प्रॉपर्ली मुझे डॉक्टर बनने का शौक़ हुआ है ना, वो जब 3rd ईयर एमबीबीएस में हुआ, तब जाके ये जो है ना एज़ ए क्लिनिशियन जब हमने वार्ड्स में राउंड करना, फिर मेरा इंटरेस्ट पैदा हुआ कि ये बनना चाहिए। कि ये और बनना फिर चाहिए। डॉक्टर साहब, एक और बड़ी बात उसमें नेक्स्ट स्टेप ये आ जाता है कि दिल के माहिर ही क्यों बने? क्या कहीं कोई दिल लगी हुई थी? हाँ बिल्कुल ऐसी दिल लगी की बात तो सिर्फ इस फील्ड के साथ ही हुई है। असल में जब पहले मेरा था कि मैं एज़ ए फ़िज़िशियन बनूंगा। अच्छा। क्योंकि फ़िज़िशियन आपको पता है उसके अंदर हर डोमेन आ जाती है, पल्मोनोलॉजी, हार्ट, लंग्स, हर चीज़। लेकिन जब मैं मुख्तलिफ़ वार्ड्स के अंदर सब स्पेशलिटी के अंदर हमारी जो है ना वो जाना शुरू किया, तो मुझे पता चला कि जितना भी अच्छा आप एक फ़िज़िशियन हो ना, वो कभी भी किसी भी फील्ड का जो है ना वो कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स बन नहीं सकता अनलकीली। यानी कि जो हमारे प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन जितने भी हमने देखे हैं, नो डाउट कि उनकी अप्रोच बहुत अच्छी है किसी भी फील्ड में, हार्ट के मुतल्लिक, लंग्स के मुतल्लिक, गुर्दों के मुतल्लिक, लेकिन उन सब का जो नॉलेज था वो बड़ा सतही सा होता था। और जो डेप्थ का नॉलेज है, मतलब अगर जब हम कार्डियोलॉजी वार्ड में जाते थे तो हमारे प्रोफेसर ऑफ जो कार्डियोलॉजी थी उसकी अप्रोच और हमारे जो फिजिशियन प्रोफेसर थे उसकी अप्रोच का बड़ा डिफरेंस होता था। इसी तरह पल्मोनोलॉजी का और उसका होता था। तो फिर मेरे लिए था कि मैं किस फील्ड में जाऊं, तो कार्डियोलॉजी की फ़ील्ड मुझे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी, क्योंकि हम देखते हैं कि मरीज़ हार्ट अटैक के साथ आता है, सांस की तंगी के साथ बहुत ज़्यादा उसका सांस तंग होता है, आप टाइमली उसकी मैनेज करते हैं और वो अगले दिन बिल्कुल ठीक होता है। आपने यानी दिलों में उतरने का फ़ैसला किया कि मैं लोगों के दिलों में उतरूँगा और माशाल्लाह आप उतर भी रहे हैं और उसमें कामयाब भी हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, इसमें अलामात मैं चाह रहा हूँ कि आज हम इस प्रोग्राम में अपने नाज़रीन से ये बात शेयर कर सकें कि दिल के मरीज़ की अलामात क्या होती हैं, वजूहात क्या होती हैं और उसका इलाज क्या है। तो सबसे पहले तो हम ये चाहेंगे कि आप हमें ये बताएं हमारे नाज़रीन को कि बेसिक इसकी अलामात क्या है।
अच्छा, जो दिल की बीमारियां हैं ना, उसको हम ब्रॉडली 3 से 4 जो है ना वो एस्पेक्ट्स में कर सकते हैं कैटेगराइज। एक वो है कि जिनको दिल की हम नालियों की तंगी की वजह से कहते हैं। अगर नाली में तंगी 50 से 70% के करीब होना शुरू हो जाए तो उस पेशेंट को एंजाइना की तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है, यानी कि वो चलता है या काम करता है तो उसके सीने में घुटन, बोझ या भारीपन होता है। इसकी मैं डिटेल में आपको बताता हूँ कि हमें कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं, टिपिकल सिम्टम्स हैं जिस पे हमें अलार्म होना हो जाना चाहिए या हमें एक्टिव हो जाना चाहिए कि ये वाकई हार्ट की वजह से हैं या सिंपली ये मस्कुलर पेन है। दूसरी हैं जो हम बचपन से होती हैं, मिसाल के तौर पर पैदाइशी तौर पे दिल के सुराख हैं, पैदाइशी तौर पे दिल के नालियों के कनेक्शन उल्टे लगे होते हैं। और तीसरे नंबर पे है वेल्वुलर हार्ट डिजीज़, यानी कि दिल के वेल्व या वो तंग हो जाते हैं या वो लीक हो जाती हैं। अमूमन ये लोअर सोशो इकनॉमिक स्टेटस के लोगों में प्रॉब्लम है क्योंकि वो प्रॉपर्ली डॉक्टर के पास जा नहीं पाते। जब वो जा नहीं पाते तो उनका गला ख़राब होता है, जोड़ों में बीमारी होती है, वो तो ठीक हो जाता है, लेकिन जो दिल के वेल्व हैं वो इन बेचारों के जो है ना वो तंग या ख़राब हो जाते हैं और फिर वो सारी ज़िंदगी उसके साथ गुजारते हैं। अच्छा, ये मेन है। अच्छा, उसके बाद जब ये ऐसे लोग आपके पास आते हैं तो सबसे पहले आप ईसीजी करवाते हैं कि ईसीजी करवा रहे हैं, उसके बाद देखते हैं रिपोर्ट में क्या इसे कोई अटैक हुआ है या इसका कोई मसला है दिल के रिलेटेड। तो जो लोग ईसीजी कर रहे होते हैं वो तो प्रोफेशनल ही नहीं होते, वो तो आम आपके पास हमें ऐसे लग रहा होता है कि ट्रेनिंग लड़के फिर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं क्या चीज़ कहाँ लगानी है। तो वो रिपोर्ट आती है, आप उसी को देखते हैं और उससे समझते हैं कि ये दिल का। तो ये इसमें भी कोई माहिर ईसीजी के भी होते हैं या फिर यही ट्रेनिंग होते हैं जो माहिर होते हैं? हाँ सर, इसमें ये है कि अमूमन जो ईसीजी है वो ईसीजी टेक्नीशियन करते हैं, वो यूजुअली ट्रेंड लोग होते हैं और वो ईसीजी ठीक करते हैं। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर सम टाइम ये ऐसा होता है कि लीड्स उल्टी लग जाती हैं कि जो दाएं बाजू पे लगनी थी वो बाएं बाजू पे लग, तो उस वक्त डॉक्टर को फ़ौरन पता चल जाता है कि ये इस लड़के ने ईसीजी ठीक नहीं की हुई। हाँ, ये हमारा डिलेमा है कि हमारे हॉस्पिटल्स में ईसीजी टेक्नीशियंस की जो तादाद है वो कम होती है, तो उसकी वजह से जो ट्रेनी लोग होते हैं वो कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, डेफिनेटली फ़र्क तो ज़रूर पड़ता है, लेकिन क्योंकि मसला है बंदे को और आप उस हिसाब से उसे दिल की दे रहे हो। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन मेरे ख्याल में अगर प्रॉपर ईसीजी टेक्नीशियन मॉर्निंग, इवनिंग या नाइट्स के ऊपर हों और जितना बर्डन है उसके लिहाज से कोप कर लें तो फिर ये इशू होगा नहीं। ट्रेनिंग को डेफिनेटली नहीं करनी चाहिए, ना वो ऑथोराइज्ड हैं, लेकिन ये है कि अगर कंप्यूटर डॉक्टर हैं, कार्डियोलॉजिस्ट है, तो उसको अंदाज़ा हो जाता है कि ये ईसीजी ठीक हुई है या गलत हुई है। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा ये कि इसमें कोई उम्र का भी तकाजा है? नौजवानों में आजकल ये बड़ा मसला है कि उन्हें हार्ट अटैक हो रहे हैं, और ये बताइएगा कि इसमें कोई उम्र की हद है या किसी भी वक्त बंदा हार्ट पेशेंट हो सकता है? हाँ, जहाँ तक दिल की नालियों की शरियानों के तंग होने का ताल्लुक है, वो यूजुअली हम समझते हैं कि 40s या 50s के बाद ही बीमारी स्टार्ट होती है। लेकिन अनलकीली जिस तरह के हमारा आजकल इन्वायरमेंट जा रहा है, जिस तरह की आजकल हम जंक फूड खा रहे हैं, ओवरवेट हो रहे हैं, उसकी वजह से ये बीमारी ये थोड़ी उम्र में भी आना शुरू हो गई है। मिसाल के तौर पर अब हमने 18-19 साल या 20 साल के लोगों को भी वो हार्ट अटैक के साथ आते हुए देखा है। हालांकि ये पहले ज़्यादा प्रोपोर्शनल जो है वो 50s या 60s में होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही है। लेकिन ये चूँकि रिस्क फैक्टर्स ऐसे आना शुरू हो गए हैं तो उसकी वजह से ये अर्ली एज के अंदर भी ये बीमारी प्रेजेंट करना शुरू हो जाती है। तो इससे कैसे बचा जा सकता है? ऐसी सूरत में ऐसे नौजवान लोगों को जो हैं उन्हें क्या करना चाहिए कि इस मर्ज से बचा जा सके? शरी, सबसे पहले जो चीज़ है वो ये है कि आप इसके रिस्क फैक्टर्स को देखें। कुछ चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में हैं और कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। मिसाल के तौर पर जो दिल की नालियों की तंगी है वो ख़ास तौर पे मर्दों में ज़्यादा होती है। एज के साथ साथ इसका इंसिडेंस वो बढ़ना शुरू हो जाता है। आपके जीन्स में आ जाती हैं फैमिली में कि अगर आपके फादर मदर ननियाल या ददयाल में से हो बीमारी, तो चांसेस होते हैं कि आप भी जो है उसको जो एथनिसिटी, जैसे हमारी साउथ ईस्ट जहाँ पे हम पाकिस्तान और इंडिया है, यहाँ के लोगों में ये दिल की बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हुई है। ये वो 4 रिस्क फैक्टर्स हैं जो शायद हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। लेकिन जो इसके अलावा रिस्क फैक्टर्स हैं वो हमारे कंट्रोल में हैं। अगर जस्ट हम उसी को ही नेगोशिएट कर लें, उसी को कंट्रोल कर लें, तो हम 70 to 80% जो दिल की बीमारियां हैं उनसे हम बच सकते हैं। और वो हैं क्या, मैं उनको 1 by 1 आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले नंबर पे है स्मोकिंग। हमारी यंग लाट, आपको पता है, फिल्म से मुतासर होती है। ये ख़ास तौर पर नाज़रीन के लिए कि ये जो बातें हैं ये डॉक्टर साहब की नोट कर लीजिएगा, और ये असल गुफ्तगू की जानिब भी हम जा रहे हैं कि इसकी वजूहात क्या है नौजवानों में ख़ास तौर पर, उसके अलावा बुज़ुर्गों में कि इन्हें हार्ट अटैक हो जाता है और पता चलता है अचानक कि यार कल तो वो हमारे साथ था, आज नहीं है। तो ये वजूहात क्या बनती है? जी, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो स्मोकिंग का है। ठीक है,
कुछ लोग होते हैं मतलब एक या दो लोग दोस्त सिगरेट पी रहे हैं तो दूसरे हैं वो भी साथ इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। अगर वो ना पिए तो बल्कि उसको कहते हैं यार आप कैसे हमारे दोस्त हैं, आप हमारी कंपनी को एंजॉय नहीं कर रहे। और ये स्मोकिंग सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर्स है। हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो ये समझते हैं कि हम हुक्का पीते हैं तो शायद हुक्का उतना डेंजरस नहीं है, बेहतर समझते हैं, सिगरेट की निस्बत कंपेयर करते कहते हैं यार पानी चुला के जा रहे हैं, ये जो है ना। बिल्कुल वो 19-20 का फ़र्क होता है। अब हम सोचें कि जी पुराने बुज़ुर्ग हमारे हुक्का पीते थे, उनकी उम्रें ज़्यादा थी, तो आजकल उम्रें नहीं है। वजह यह है कि वो स्मोकिंग के साथ बहुत ज़्यादा इस तरह की टफ़ एक्सरसाइज करते थे। अब हमारे यहाँ वो चूँकि टफ़ एक्सरसाइज नहीं है तो वो कंपनसेट नहीं हो पाती उस स्मोकिंग के साथ। तो स्मोकिंग नंबर 1 है रिस्क फैक्टर। फैशन भी बन चुका हुआ है, ये फैशन भी बन चुका है, फैशन भी है। यू आर 100% राइट। मैं आपकी बात को इंडोर्स करूँगा, ये बेसिकली फैशन बना हुआ है और हम हीरो समझते हैं जब आप स्मोकिंग करते हैं और स्टाइल के साथ। हीरो और दूसरा ये समझते हैं कि जवान हो गए और जवान हो गए। कुछ लोग ऐसे भी मुझे नौजवान नज़र आ रहे हो, वो समझते हैं भाई ये सिगरेट पीना शुरू मतलब हम जवान। बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरे नंबर पे है सर ब्लड प्रेशर और शुगर। हमारे 40 to 50% लोगों में तो ब्लड प्रेशर का पता ही नहीं चलता, क्योंकि जब तक ब्लड प्रेशर हाई ना हो मरीज़ डॉक्टर के पास आता नहीं है। ब्लड प्रेशर की वजह से क्या होता है, आपके सर में दर्द या पट्ठों में खिंचाव या मतली या उल्टी, कुछ लोगों को इसमें से कुछ भी सिम्टम्स नहीं होते, इसीलिए इसको साइलेंट किलर करते हैं। तो वो लोग जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं उनमें 3 से 4 गुना हार्ट की बीमारी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरे नंबर पे है डायबिटीज़। हमारे यहाँ एंडेमिक हो चुकी हुई है, बहुत ज़्यादा आम है, बहुत ज़्यादा आम है। रीज़न क्या है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, हम सुस्ती और काहली का शिकार हुए बैठे हैं। एक्सरसाइज हम बिल्कुल नहीं करते, जंक फूड करते हैं। हमने अपने बच्चों को भी इसी चीज़ के ऊपर लगा लिया है। बर्गर फैमिलीज़ की तरफ हम चले गए हैं, बर्गर पिज़्ज़ा और ये बाकी चीज़ें उसकी तरफ लेके जाते हैं। और वालिदैन बड़े फ़ख्र से बताते हैं रोटी नहीं खाते, ये तो बर्गर खाने वाले ये बर्गर खाने वाले इसे फ़ख्र समझ लेते हैं, लेकिन पता नहीं कि उनका बेड़ा गर्क होता है। बिल्कुल ऐसी है। हम कोल्ड ड्रिंक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा लग गए हैं। अब कोल्ड ड्रिंक्स क्या होता है, एक जो कोल्ड ड्रिंक है वो चाहे वो कोक है, पेप्सी है, 7 अप, हालांकि ब्रांड्स का नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन मैं इसलिए रहा हूँ, उसके अंदर तकरीबन 11 चम्मच चीनी के होते हैं। अब आप खुद सोचें कि अगर आप दिन में 2 या 3 दफ़ा अपने बच्चों को ये कोल्ड ड्रिंक्स देंगे तो उनके क्या मुझे नज़रात होंगे, वो मोटापे का शिकार हो जाते हैं। और ये मोटापा प्रिकर्सर है हर चीज़ का, ये डायबिटीज़ काज करने का भी है, ये हाइपरटेंशन काज करने का भी, और ये दिल की बीमारियाँ करने का भी है। जी नाज़रीन, यहाँ एक हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर डॉक्टर साहब के साथ वापस आएंगे और इसी तरह आपको बताएंगे, मालूमाती प्रोग्राम है बेसिकली ये कि दिल के अमराज से कैसे बचा जा सके। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूं सैयद अदनान नूर और आज हमारे मेहमान हैं बारा रेस्टोरेंट झंग में हमारे सेट पर डॉक्टर अतर रऊफ राना साहब, माहिर अमराज दिल हैं। इनसे जानते हैं, हमने डिनर किया इनके साथ कि बारा रेस्टोरेंट के हवाले से इनका क्या कहना है, इसके एनवायरनमेंट, इसका टेस्ट और इसकी सर्विस के हवाले से। जी डॉक्टर साहब। ये बड़े अरसे से हम सोच रहे थे कि झंग में कोई बेहतरीन किस्म का एक ऐसा रेस्टोरेंट हो जहाँ पे हम अपनी फैमिलीज़ के साथ आएँ और अपने खाने को एंजॉय करें, अपने स्पेयर टाइम में, अपने लग्जरी टाइम में अपनी फैमिली को टाइम दें। तो मेरे ख़्याल में ये लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद में किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट के लेवल का माशाल्लाह ये रेस्टोरेंट है। और यहाँ पे इनकी जो सर्विसेज हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त हैं और जो टेस्ट है
एब्सोल्युटली स्टनिंग, बहुत ज़बरदस्त है टेस्ट। मतलब मैं अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, मिसेस के साथ आता हूँ तो मेरी फ़र्स्ट चॉइस यही होती है कि मैं 12 रेस्टोरेंट के ऊपर ही वो खाना खाऊँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब बात करते हैं हम दिल की, और क्योंकि आप दिलों में उतरना जानते हैं, तो अलामात पे बात कर रहे थे हम कि इसकी अलामात क्या हैं दिल के मरीज़ की। अच्छा जी, जो दिल के मरीज़ की अलामात है उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो 60 to 70% केसेस में आती है, वो बेसिकली है चेस्ट पेन, सीने में दर्द के साथ, घबराहट के साथ पेशेंट हमारे पास आता है, या सांस की तंगी के साथ आता है। अगर कोई भी मिडिल एज हो, 30, 40 या 50 ईयर्स ऑफ एज का मर्द या औरत, उसको सेंट्रल चेस्ट पेन हो, सीने के दरमियान में दर्द हो, वो दर्द बाएं या दाएं बाजू की तरफ जाए या जबड़े की तरफ जाए या बैक की तरफ जाए, और उस दर्द के साथ घबराहट हो, पसीने आए, चलने से वो दर्द बढ़े और रुक जाने के वो दर्द ठीक हो जाए, तो मोस्ट लाइकली ये हार्ट की ही अलामत है, हार्ट की बीमारी की ही, दिल की नालियों की तंगी है। फीमेल्स में टिपिकल इस तरह की दर्द कई दफ़ा नहीं होती, तो वो मरीज़ हमें यही कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें तो कभी इस तरह की दर्द नहीं हुई। फीमेल्स में थोड़े से सिम्टम्स इससे डिफरेंट होते हैं। उनको क्या होता है कि जब वो चलती हैं या घर का काम करती हैं तो उनका सांस फूलता है, या अनड्यू किस्म की उनको थकावट जो है वो महसूस होती है, मतली की कैफियत होती है, या सर जो है ना वो भारी भारी सा फील होता है। ये तो हैं टिपिकल सिम्टम्स। कुछ एटिपिकल सिम्टम्स भी हैं, सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ। एटिपिकल सिम्टम्स में ये है कि जब मरीज़ खाना खाता है और खाना खा के चलता है तो वो कहता है कि जी मेरे मैदे के अंदर तेज़ाबियत या भारीपन होना शुरू हो जाता है। उन लोगों का बड़े अरसे तक इलाज मैदे की तेज़ाबियत का ही करते रहते हैं, हालांकि ये पोस्टपेरेंडियल एंजाइना यानी कि ये दिल की नाली की तंगी की तकलीफ़ है, जिसका इलाज मैदे की तेज़ाबियत के तौर पे हो रहा होता है। अच्छा, पता ही नहीं चलता, बंदा समझ रहा होता है कि मेरा मैदा ख़राब है और असल में वो अलामात कहीं और आपको रेफ़र कर रही होती है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि हमारी कौम का अलमिया ये है कि तकरीबन हर दूसरे बंदे को गैस का मसला है, और वो समझता है कि जी गैस बनती है और दिमाग को आधा चढ़ती है। डॉक्टर खुद बना फिर रहा आधा होता खुद है, आधा बना खुद होता ये है। भी है ना, फलां ने वो मेडिसिन ली थी मैं भी वो लूँगा ठीक हो जाऊँगा। ऐसा ये कुलिया भी एक आम चल रहा है, शायद डॉक्टरों से डर के, डॉक्टरों की फीसें ज़्यादा होती हैं उधर नहीं जाते। ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है, या शायद हम डिनाइल की फ़ेज़ में होते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमें कोई दिल की कहीं बीमारी निकल ना आए, तो चूँकि एसिड पेप्टोजी या मैदे की बीमारी, उसको हम कहते हैं कि ये ठीक हो जाएगी या ये ख़तरनाक नहीं है, तो हम सारे का सारा को रिलेट उसको मैदे की तरफ करते हैं, हालांकि ये दिल की अलामत होती है। डॉक्टर साहब, ये जो दिल के मरीज़ हैं, ये मर्द ज़्यादा होते हैं या ख़वातीन ज़्यादा? सर जो एज 50-55 के जो नीचे नीचे अगर हम देखें लोग, तो अमूमन ज़्यादातर मेल या मर्द हजरात वो दिल की बीमारी का ज़्यादा शिकार होते हैं, लेकिन आफ्टर दैट एज मेल और फीमेल दोनों तकरीबन इक्वली अफेक्टेड होते हैं। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि फ़ीमेल में अल्लाह की ज़ात ने प्रोटेक्टिव हार्मोन्स रखे होते हैं, एस्ट्रोजन की जब वो मीनोपास को पहुंचती हैं हमारी फीमेल्स, तो फिर वो कम हो जाते हैं, तो उसकी वजह से जो कार्डियो प्रोटेक्टिव उनका इफ़ेक्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है, तो फिर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है दोनों। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि दिल के मरीज़ जो हैं इनकी खुराक कैसी होनी चाहिए? देखो शायद जो दिल के मरीज़ हैं उनके लिए एक तो मुतवाज़न खुराक सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब चिकनाई, लहमियात, ये सारा कुछ होना चाहिए। लेकिन जो हम जनरल सी बात बताते हैं वो पेशेंट को कि जी घी, मक्खन, पराठा, छोटा बड़ा गोश्त, अंडे की जर्दी, चिकनाई वाली बेकरी वाली चीज़ें, इससे इज्तनाब करें, और फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा करें, सब्ज़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, दालों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। शुगर लेवल है तो उसको कंट्रोल में रखें, ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल में रखें, वॉक करें जितनी आसानी से आप कर सकते हैं। मिनिमम 30 मिनट से लेकर 45 मिनट्स तक हमें वॉक करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आखिर में मैं 2 बातें पूछना चाहूँगा कि ऑपरेशन के अलावा कोई और भी इलाज है इसका? मुमकिन है कि आजकल कहा जा रहा है कि ओपन हार्ट सर्जरी के अलावा भी हो सकता है, और आप भी माशाल्लाह पता चला है कि कुछ सीख के आए हैं, कोई कोर्स करके आए हैं स्पेशल, तो हमारे नाज़रीन को एक तो ये बता दीजिएगा, दूसरा जंग में आपकी क्या टाइमिंग है? सर जी एक टैवी एक प्रोसीजर है जिसमें हम एओर्टिक वाल्व, जो हमारा मेन वाल्व है जिससे पूरे बॉडी को खून सप्लाई होता है, अभी तक पाकिस्तान में उसका इलाज ऑपरेशन से ही किया जाता है। NICVD कराची में या एक आध जगह पे चंद लिमिटेड केसेस हुए हैं जिसको बगैर ऑपरेशन से भी किया जाता है। तो फैसलाबाद डिवीज़न में मुझे इंस्टीट्यूट की तरफ से भिजवाया गया था हॉल एंड ट्रेनिंग के लिए, तो मैं वहाँ से ट्रेनिंग लेके आया हूँ। अब हम दिल के वाल्व को सीना खोले बगैर
वो तब्दील कर सकते हैं, उसमें नया वेल्व इम्प्लांट कर सकते हैं। अच्छा माशाल्लाह। जस्ट हमें गवर्नमेंट की थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए कि वो हमें जो इसके लिए इक्विपमेंट गैजेट्स हैं वो प्रोवाइड कर दें, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉस्टली है। अच्छा तो अगर वो करती है तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम द ओनली पर्सन हु इज़ ट्रेंड इन दिस प्रोसीजर, जिसको फैसलाबाद में जंग के लिए ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि मैं जी। वाहिद बंदा हूँ जिसको ट्रेन किया गया है यहाँ पे, और हम माशाल्लाह। इंशाल्लाह जब इसको स्टार्ट करेंगे तो ये एक बहुत बड़ा मिरेकल होगा। डॉक्टर साहब जंग में आप किन दिनों में टाइम देते हैं अपने मरीज़ को? मैं सर फैसलाबाद से आ जाता हूँ और जुमा हफ्ता इतवार सोमवार ये शाहबुल पोली क्लिनिक और इम्स हार्ट सेंटर यहाँ पे मैं बैठता हूँ, और इंशाल्लाह ये 1-2 दिनों तक हम पाकिस्तान में पहली एंजियोग्राफी मशीन वो भी इंस्टॉल करके उस पर एंजियोग्राफी भी वो झंग में स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये जंग वालों के लिए एक अच्छी खबर है कि एंजियोग्राफी अब जंग में होगी। जी इंशाल्लाह, और 2 से 3 महीने के अंदर सेहत कार्ड भी एक्टिव हो जाएगा। लेकिन ये तो प्राइवेट सेंटर की है, मेरी जो जंग के MPs MNAs या मिनिस्टर्स हैं उनसे ये रिक्वेस्ट भी है कि प्राइवेट सेटअप में तो डॉक्टर्स भी लगा लेते हैं जिसमें हम लगा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जो ना गरीब मरीज़ों का इलाज करना बड़ा मुश्किल है, मुश्किल काम क्योंकि है। रीज़न क्या है, वो बेचारा अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो आप लोग DHQ में एंजियोग्राफी की मशीन लगवाएं, जहाँ पे हम अपनी सर्विसेज देंगे। मुझ समेत बहुत सारे डॉक्टर्स जो लाहौर में बाकी जगहों पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे हम आएंगे और गरीब लोगों का इलाज बिल्कुल फ्री करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी नाज़रीन और रेडियो आवाज़ के सामीन, आज के इस प्रोग्राम में हमने दिल के मरीज़ों के हवाले से ख़ास तौर पर बात की, और माहिर अमराज़ दिल डॉक्टर अतर रऊफ़ राना साहब ने आज अपने कीमती वक्त में से हमारे इस प्रोग्राम के लिए टाइम दिया। हम इनके मशकूर रहेंगे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।